सारी वादी उदास बैठी है, मौसम गुल ने खुदकुशी कर ली, किसने बारूद बोया बागों में। गुलजार जब त्रिवेणी से सवाल पूछते हैं तो आवाज़ दूर तक जाती है, सिर्फ टाइम में ही नहीं, स्पेस में भी। लगभग 2 सदी पहले स्वीडन में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था अल्फ्रेड नोबल, जिसने आगे डायनामाइट और जिलेटिन जैसे विस्फोटकों का आविष्कार किया और विस्फोटकों के कारोबार से एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। लेकिन अखबार में छपी एक खबर में जब उसने अपना नाम पढ़ा तो उसे माजी और मुस्तकबिल दोनों की चिंता होने लगी। अपनी पूरी जायदाद विज्ञान के हवाले कर उसने नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की और तब से लेकर आज तक विज्ञान, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार माने जाते हैं नोबेल पुरस्कार। कैसे हुई थी इनकी शुरुआत, क्या थी अल्फ्रेड नोबेल की कहानी और भारत में अब तक किस किस को मिल चुका है यह पुरस्कार, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। आज 10 दिसंबर है और आज की तारीख का संबंध है नोबेल पुरस्कारों से। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. शुरुआत से पहले आपको बता दें, तारीख के इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जो लाए हैं ललन टॉप के दर्शकों के लिए खास ऑफर। कुकू एफएम ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं और पहले 250 लोगों में से आप होंगे तो 50% का आपको डिस्काउंट मिल सकता है और इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, LT50 इस कोड को इस्तेमाल करना है। कुकू एफएम ऐप भारत में पॉडकास्टिंग के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जिस पर 1000 घंटे से भी ज़्यादा का कंटेंट मौजूद है। साथ ही इस ऐप पर आपको मिलेंगी जाने माने वो लीडर्स की जीवनियाँ, आत्मकथाएं, ढेरों उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स भी। याद रखिए, LT50 कोड सिर्फ पहले 250 प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस पर ही आपको मिल पाएगा। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 19वीं सदी के मध्य में 17 साल का अल्फ्रेड जब पेरिस पहुंचा तो उसने वहां एक ऐसे पदार्थ की खोज की जानकारी उसे मिली जो बारूद से भी भयानक था, नाइट्रोग्लिसरीन। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये थी कि ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था। इसके विस्फोट को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था, इसीलिए नाइट्रोग्लिसरीन बनाने वाले ने इसके व्यापक इस्तेमाल से इनकार कर दिया था। अल्फ्रेड के पिता का बिजनेस डूब चुका था पहले ही, जिस कारण उन्हें स्वीडन से रूस जाना पड़ा। अल्फ्रेड ने सोचा कि अगर नाइट्रोग्लिसरीन के विस्फोट को किसी तरह कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया बन सकता है। यही सोचकर 1852 में अल्फ्रेड अमेरिका पहुंचा। वहां उसने नाइट्रोग्लिसरीन को लेकर अपनी रिसर्च जारी रखी और इस दौरान उसे पता चला कि अगर नाइट्रोग्लिसरीन में कीसल गुहर मिला लिया जाए तो विस्फोट को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। 1863 में उसने डेटोनेटर का आविष्कार किया और 1865 में ब्लास्टिंग कैप का। इस दौरान एक विस्फोट में उसके भाई की मौत भी हुई, लेकिन 1867 तक उसने नाइट्रोग्लिसरीन के मिश्रण को विस्फोट के तौर पर सुरक्षित रूप से इस्तेमाल करने पर पूरा अधिकार जमा लिया था, तरीका खोज लिया था। इस मिश्रण को पेटेंट कराते हुए उसने नाम दिया नोबेल सेफ्टी पाउडर, अपने नाम पे ही। नाम के पीछे सोच ये थी कि इससे विस्फोटकों के निर्माण में जो बदनामी होती थी उसकी काट मिलेगी और अल्फ्रेड के परिवार का नाम खराब नहीं होगा। लेकिन नोबेल सेफ्टी पाउडर बिकवाली के लिए एक अच्छा नाम नहीं साबित हुआ। इससे विस्फोटक की शक्ति का पता नहीं चलता था। अंत में नाम रखा गया डायनामाइट, ग्रीक भाषा का एक शब्द जिसका मतलब होता है शक्ति। न्यूक्लियर हथियारों को लेकर म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन की जो थ्योरी दी गई वो कभी अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट के लिए भी दी थी। उसने कहा, हजारों विश्व सम्मेलनों की बजाय मेरा बनाया डायनामाइट जल्दी शांति लाएगा। जैसे ही आदमी को एहसास होगा कि एक झटके में पूरी सेना को तबाह किया जा सकता है, वो तुरंत ही शांति के लिए तैयार होगा। डायनामाइट के बाद 1875 में अल्फ्रेड ने जिलेटिन का आविष्कार किया और उसके बाद उसका कारोबार दिन दुगना रात चौगुना फैलता फूलता बढ़ता चला गया। उसने यूरोप के स्वीडन, जर्मनी, स्कॉटलैंड, पेरिस और इटली में भी 90 से ज़्यादा कारखाने स्थापित किए। 1888 में नोबेल के एक और भाई लुडविग की मृत्यु हुई। बहुत से अखबारों में खबर छपी, लेकिन गलती से खबर में लुडविग के बजाय अल्फ्रेड का नाम छप गया। एक फ्रेंच अखबार ने तब लिखा था, मौत का सौदागर मर गया। खबर में आगे लिखा था, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारने के नए और तेज़ तरीके ढूंढकर अमीर बना था, कल रात वो मर गया। अल्फ्रेड ने जब अखबार में अपनी ही मौत की खबर पढ़ी तो उसे अचरज तो हुआ, लेकिन ज़्यादा दुख इस बात का था उसे कि मौत के बाद उसे मौत के सौदागर के रूप में याद किया जाएगा। इस घटना के बाद अल्फ्रेड ने विस्फोटकों के बजाय दूसरी चीज़ों पर रिसर्च करना शुरू किया। 1896 तक अल्फ्रेड ने कृत्रिम सिल्क और लेदर जैसे 355 पेटेंट हासिल कर लिए। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था। अपनी लेगेसी बचाने के लिए अल्फ्रेड ने एक वसीयत भी बनाई और अपनी 94% संपत्ति एक ट्रस्ट में दान कर दी। ट्रस्ट को जिम्मेदारी मिली कि अल्फ्रेड की मृत्यु के बाद
नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हो और साइंस, लिटरेचर और शांति के क्षेत्र में 5 नोबेल पुरस्कार दिए जाएं। हालांकि आगे चलकर इसमें इकोनॉमिक्स को भी शामिल किया गया। 1896 में अल्फ्रेड की मृत्यु के बाद जब ये वसीयत खोली गई तो बहुत हंगामा हुआ। परिवार नाराज था ही, साथ ही जिस ट्रस्ट को इन पुरस्कारों की शुरुआत करने की जिम्मेदारी दी गई थी उसने भी पल्ला झाड़ लिया। बहुत कोशिशों के बाद साल 1901 में नोबेल प्राइज़ दिए जाने की शुरुआत हुई। चूंकि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु आज के दिन यानी 10 दिसंबर 1896 को हुई थी, इसीलिए हर साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार बांट दिए जाते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। जैसे 1939 में शांति का पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलिन को तब नामित किया गया था, जर्मनी के साथ किए गए शांति समझौते म्यूनिख एग्रीमेंट के कारण। लेकिन इसके ठीक दिन बाद स्वीडिश सांसद एरिक ब्रेंट ने शांति पुरस्कारों के लिए एक और नाम सुझा दिया। उन्होंने कहा कि अगर शांति के लिए चैम्बरलिन को पुरस्कार मिल सकता है तो अडोल्फ हिटलर को भी मिल सकता है, इसीलिए मैं हिटलर को शांति के नोबेल के लिए नामित करता हूं। इसके चलते एरिक ब्रेंट को पब्लिक का बहुत गुस्सा झेलना पड़ा। लेकिन हिटलर को नामित करने के पीछे ब्रेंट की मंशा उसे नोबेल दिलाने की नहीं थी। वो दरअसल इस आयरनी की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहे थे कि चैम्बरलिन ने हिटलर के साथ समझौता करके उसके हाथों को मजबूत ही किया था और इसके लिए शांति पुरस्कार की बात एकदम बेमानी जान पड़ती थी। आगे जाकर ब्रेंट की बात सच साबित हुई जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इस विवाद के कारण नोबेल कमेटी ने 1939 में फैसला किया कि उस साल का शांति पुरस्कार किसी को नहीं दिया जाएगा। 1948 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस साल भी शांति का नोबेल पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। माना जाता है कि उस साल शांति का नोबेल महात्मा गांधी को दिया जाना था, लेकिन नॉमिनेशन के कुछ ही दिन बाद उनकी हत्या हो गई। कमेटी ने तब कहा, कोई भी जिंदा उम्मीदवार प्राइज के लायक नहीं है। इससे पहले भी गांधी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 4 बार नॉमिनेट हुए थे, 1937, 1938, 1939 और 1947 में। गांधी को प्राइज क्यों नहीं मिला, इस पर नोबेल कमेटी ने कभी भी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। लेकिन सवाल उठते रहे कि क्या नोबेल कमेटी की सोच बहुत छोटी थी, या वो नॉन यूरोपियन लोगों के संघर्षों की तारीफ करना पसंद नहीं करती थी, या फिर उन्हें इस बात का डर था कि अगर गांधी को प्राइज दिया जाएगा तो नॉर्वे और ब्रिटेन के रिश्तों में खटास आ जाएगी। 1989 में जब दलाई लामा को प्राइज मिला तब कमेटी के चेयरमैन ने कहा, महात्मा गांधी की स्मृति में एक श्रद्धांजलि। 2006 में भी नोबेल कमेटी ने गांधी को नोबेल ना दिए जाने पर खेद जताया। नोबेल कमेटी के सेक्रेटरी गेर लुंस्टर ने तब कहा था, हमारे 106 साल के इतिहास में सबसे बड़ी चूक निस्संदेह ये है कि महात्मा गांधी को कभी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला। गांधी नोबेल शांति पुरस्कार के बिना भी गांधी थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या नोबेल समिति गांधी के नाम के बिना काम चला सकती है। इसी वजह से महात्मा गांधी को नोबेल का मिसिंग विजेता भी कहा जाता है। गांधी के अलावा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भी नोबेल के लिए 6 बार नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उन्हें भी ये पुरस्कार मिला नहीं। 2021 तक, यानी जिस साल ये वीडियो शूट हो रहा है, तब तक 11 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। रविन्द्रनाथ ठाकुर पहले भारतीय थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया। टैगोर को 1913 में यह सम्मान मिला और तब ये पुरस्कार पाने वाले वो पहले गैर यूरोपियन थे। विज्ञान के क्षेत्र में भारत को सिर्फ 1 नोबेल मिला है, सीवी रमन, जिन्हें 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा 3 और भारतीयों को साइंस का नोबेल पुरस्कार मिला है, हरगोविंद खुराना, जिन्हें 1968 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल मिला, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें 1983 में सितारों की आकृति और कैसे सितारे बने इसके सैद्धांतिक शोध के लिए नोबेल मिला। 19 अक्टूबर वाले तारीख के एपिसोड में हमने आपको डॉक्टर चंद्रशेखर की कहानी सुनाई थी। चाहें तो आप दोबारा सुन सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा भारतीय मूल के वेंकट रामाकृष्णन को वर्ष 2009 में राइबोसोम के स्ट्रक्चर और कार्यप्रणाली के क्षेत्र में शोध के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हालांकि जब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, ये तीनों ही अमेरिका के नागरिक हो गए थे, भारतीय नहीं थे, भारतीय मूल के लोग थे जो अमेरिकन सिटीजन्स थे। शांति के लिए 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है, 1979 में मदर टेरेसा और 2014 में कैलाश सत्यार्थी। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के फील्ड में भी 2 भारतीयों को नोबेल मिला है, 1998 में अमर्त्य सेन और 2019 में अभिजीत बैनर्जी। आज़ादी के बाद विज्ञान के क्षेत्र में भारत एक भी नोबेल पुरस्कार नहीं जीत पाया है। जिन भारतीयों ने नोबेल जीता भी वो देश से बाहर जाकर के जीता, किसी और मुल्क के नागरिक होकर जीता। यहाँ हम ये तर्क देते हुए ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को भी नहीं मिला या श्रीलंका को भी नहीं मिला, लेकिन ये हमें तय करना है कि हमें किसके साथ अपनी तुलना करनी है। दूसरा बहाना ये भी दिया जाता है कि विदेशी लोग भारतीयों को महत्व नहीं देते, भारत को महत्व नहीं देते, या ये कि पॉलिटिकल कारणों के चलते इस तरह की दिक्कत आती है।
इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन जब किसी वेंकट रामकृष्णन या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को यह पुरस्कार मिल जाता है, तब उन्हें भारतीय कहकर कंधे चौड़े करना, इसका हक हम तभी रख पाएंगे जब हम ये सवाल पूछेंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत को नोबेल क्यों नहीं मिला आज़ादी के बाद। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त मन ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।